काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तदैवाचा। अरे बिना, इतना तनाव क्यों ले रही हो सुबह सुबह? नमस्ते सर। सर टेंशन तो होगी ही। सिलेबस देखा आपने? एक लर्निंग यूनिट इतनी बड़ी है, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद और ये परिभाषाएं, क्रो एंड क्रो कुछ कहते हैं, स्किनर कुछ और। मुझे तो सब मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। देखो बीना, कोई भी शिक्षक भर्ती का रण जीतना है तो रणनीति बदलनी होगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें लर्निंग टॉपिक रीढ़ की हड्डी है। अगर इसे समझ लिया तो 20 नंबर पक्के। आज हम इस टॉपिक का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि तुम्हें नींद में भी परिभाषाएं याद रहेंगी। बस रट्टा नहीं मारना है, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ना है। सर यही तो मुश्किल है, किताब की भाषा सिर के ऊपर से जाती है। चिंता मत करो, आज हम मान सर की ट्रिक्स यानी निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, सीखना या अधिगम लर्निंग असल में है क्या? सर नई चीजें जानना, जैसे मैंने आज नई डिश बनाना सीखा। वो तो सामान्य भाषा हुई। मनोविज्ञान की भाषा में और तुम्हारे एग्जाम के लिए अधिगम का मतलब है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो अभ्यास या अनुभव के कारण आता है। ध्यान दो, मैंने कहा स्थायी। अगर तुम बीमार हो जाओ और चिड़चिड़ी हो जाओ तो क्या वो लर्निंग है? नहीं सर, वो तो बीमारी की वजह से है, ठीक होने पे चला जाएगा। बिल्कुल। या अगर कोई नशा कर ले और झूमने लगे तो वो भी लर्निंग नहीं है। थकान, बीमारी, परिपक्वता या नशीली दवाओं से आया बदलाव अधिगम नहीं है। अधिगम के लिए प्रयास और अनुभव जरूरी है। सर लेकिन एग्जाम में तो सीधी परिभाषा आती है, किसने कहा कि अधिगम आदतों का निर्माण है? ये सब कैसे याद रखूं? इसके लिए मेरे पास है देसी जुगाड़। चलो, सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को याद करते हैं। पहली परिभाषा देखो, क्रो एंड क्रो की। कौवा देखा है ना, बहुत चालाक होता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा में 3 शब्द पकड़ो: आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। इनकी पूरी परिभाषा है अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ट्रिक है, कौवा 3 चीजें लेकर उड़ता है, HKA, हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड। जैसे ही तुम्हें प्रश्न में ये 3 शब्द दिखें, सीधा कौवा पर टिक लगा देना। अरे वाह, HKA इज इक्वल टू क्रो, ये तो आसान है। अब वुडवर्थ। वुडवर्थ में वुड शब्द है। जब हम लकड़ी का नया फर्नीचर बनाते हैं तो वो नया होता है। इनकी पूरी परिभाषा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। इसको ट्रिक से याद करो। जहां भी नया नया दिखे, नया ज्ञान, नई प्रतिक्रिया, समझ जाओ वुडवर्थ बाबा हैं, क्योंकि लकड़ी वुड से नई चीजें बनती हैं। वुडवर्थ के बाद है BF स्किनर। हमारी त्वचा मौसम के साथ खुद को ढाल लेती है ना? सर्दी में सिकुड़ती है, गर्मी में पसीना छोड़ती है, मतलब सामंजस्य बिठाती है। इनकी पूरी परिभाषा है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य यानी प्रोग्रेसिव अडैप्टेशन की प्रक्रिया है। ट्रिक है स्किन इज इक्वल टू अडैप्टेशन, सामंजस्य। जहां सामंजस्य या उत्तरोत्तर दिखे वहां स्किनर होगा। वाह मान सर, मजा आ गया। अभी तो और सुनो, गेट्स की परिभाषा देखो। गेट्स व अन्य। मान लो तुम्हें RPSC के गेट के अंदर जाना है, तो तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि अनुभव और प्रशिक्षण चाहिए। इन्होंने दी परिभाषा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ट्रिक है गेट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग। अगला मनोवैज्ञानिक JP गिलफर्ड। गिलफर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ट्रिक से याद करो, व्यवहार से व्यवहार, बिहेवियर लीड्स टू बिहेवियर। जैसे गाल पर थप्पड़ पड़ा, व्यवहार तो रोना आ गया। सर अब तो ये कभी नहीं भूलूंगी। गेट से ट्रेनिंग, लकड़ी से नया सामान और स्किन से सामंजस्य। हिलगार्ड। अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई गतिविधि उत्पन्न होती है या किसी दी गई स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होती है, बशर्ते कि परिवर्तन को स्वतः प्रवृत्तियों, परिपक्वता या अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे हजारों प्रश्न प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट क्यू ऐप आज ही डाउनलोड कर लेना। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं, और इस लेक्चर की PDF तुम्हें मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो, अधिगम और परिपक्वता के बीच का अंतर समझना शिक्षा मनोविज्ञान में मौलिक है, क्योंकि प्रश्न अक्सर इनके बीच भ्रम पैदा करते हैं। परिपक्वता ये एक जैविक और आनुवांशिक प्रक्रिया है। ये आयु के साथ स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जैसे एक बच्चे का चलना, पक्षी का उड़ना, ये अभ्यास पर निर्भर नहीं करती। अधिगम ये अनुभव और अभ्यास पर आधारित प्रक्रिया है।
उदाहरण के लिए बच्चे का साइकिल चलाना सीखना या पक्षी का विशेष धुन में गाना सीखना। प्रकृति। अधिगम अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता जन्मजात और प्राकृतिक प्रक्रिया है। कारण। अधिगम अभ्यास और अनुभव का परिणाम है। परिपक्वता शारीरिक वृद्धि और आयु का परिणाम है। उद्देश्य। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। परिपक्वता उद्देश्यहीन और स्वचालित प्रक्रिया है। व्यक्तिगत भिन्नता। अधिगम मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे बुद्धि इच्छा पर निर्भर है। परिपक्वता प्रजाति विशेष होती है। संबंध। अधिगम परिपक्वता अधिगम के लिए आधार तैयार करती है। परिपक्वता अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया सर ये तो। गुड। गहरा अंतर्दृष्टि इसका मतलब है परिपक्वता सीखने की तत्परता निर्धारित करती है। यदि एक बच्चे की मांसपेशियां परिपक्व नहीं है, परिपक्वता की कमी, तो उसे जबरदस्ती चलना नहीं सिखाया जा सकता। अधिगम की विफलता। अब समझो अधिगम बनाम निष्पदन को। अक्सर सीखना और प्रदर्शन करना को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में इनमें गहरा अंतर है। अधिगम ये एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता। ये व्यवहार क्षमता में स्थायी परिवर्तन है। निष्पदन ये अधिगम की बाहरी अभिव्यक्ति है। ये अस्थायी हो सकता है और थकान, बीमारी या प्रेरणा की कमी से प्रभावित हो सकता है। शिक्षक के लिए इसका मतलब है एक छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन कर सकता है, खराब निष्पदन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सीखा नहीं है। अधिगम मूल्यांकन करते समय शिक्षकों को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं अधिगम के सिद्धांतों की तरफ। एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग अधिगम के सिद्धांत हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक। सबसे पहले चलते हैं व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की दुनिया में। ये लोग मानते हैं कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है। हमें अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ उद्दीपक यानी स्टिम्युलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स से मतलब है। इसे एसआर थियरी भी कहते हैं। व्यवहारवाद मानता है कि अधिगम उद्दीपक यानी एस और अनुक्रिया यानी आर के बीच संबंध बनने का परिणाम है। सबसे पहले मिलो ई.एल. थॉर्नडाइक से। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे यानी पजल बॉक्स में बंद किया। बाहर एक मछली रखी। मछली बिल्ली के लिए उद्दीपक थी। बिल्कुल सही। मछली को देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया शुरू की, पंजे मारे, इधर उधर कूदी, त्रुटियां की। अचानक गलती से उसका पैर लिवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया, उसे खाना मिल गया। सिद्धांत प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर। मुख्य बात, बिल्ली ने एक बार में नहीं सीखा। धीरे धीरे गलतियां कम हुईं और सही अनुक्रिया यानी लिवर दबाना पक्की हो गई। इसे स्टैंपिंग इन कहते हैं। सर इसके नियम बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, और यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य यानी प्राइमरी नियम दिए और 5 गौण यानी सेकेंडरी नियम दिए। आरपीएससी अक्सर पूछता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। सबसे पहले मुख्य नियम देखो। इनकी ट्रिक है तत्पर अभ्यास का प्रभाव यानी रेडी प्रैक्टिस इफेक्ट। फर्स्ट, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब है कि अगर तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं तुम नहीं सीखोगी। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इम्प्लीकेशन, टीचर को क्लास शुरू करने से पहले बच्चों में रुचि और जिज्ञासा जगानी चाहिए। सेकंड, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इसके 2 भाग हैं, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। जिस चीज का अभ्यास करोगे वो याद रहेगी, जिसे छोड़ दोगे वो भूल जाओगे। इम्प्लीकेशन, होमवर्क, रिवीजन और ड्रिल वर्क इसी नियम पर आधारित हैं। थर्ड एंड लास्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर सीखने के बाद पुरस्कार मिले यानी सैटिस्फैक्शन मिले तो सीखना पक्का होगा। अगर दंड मिले यानी अनॉयंस मिले तो सीखना कमजोर होगा। इम्प्लीकेशन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार और प्रशंसा जरूरी है। अब चलते हैं इनके गौण नियमों पर। गौण नियमों को याद रखने के लिए ये मंत्र याद कर लो। बहु मानसिक आंशिक सादृश्य साहचर्य। बहु से बहु प्रतिक्रिया यानी नई समस्या आने पर हम कई तरह के प्रयास करते हैं। मानसिक से मानसिक विन्यास यानी नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। आंशिक से आंशिक क्रिया
मतलब समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना, जैसे हम सिलेबस को यूनिट्स में बांटते हैं। सादृश्य से सादृश्यता यानी पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में उपयोग करना, जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटी जल्दी सीख जाता है। साहचर्य यानी साहचर्यात्मक स्थानांतरण, इसका मतलब अनुक्रिया वही रहती है, बस उद्दीपक बदल जाता है, जैसे माँ के प्रति प्रेम बाद में माँ की तस्वीर के प्रति प्रेम में बदल जाता है। वाह सर, मजा आ गया। अब आते हैं रूस के इवान पावलोव पर। ये मनोवैज्ञानिक नहीं, शरीर विज्ञानी थे। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था पाचन क्रिया पर काम करने के लिए। इन्होंने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया। इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इवान पावलोव एक रूसी शरीर विज्ञानी ने पाचन क्रिया पर शोध करते हुए, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे एस टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। सर, इसमें यूसीएस, सीएस ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। आज के बाद नहीं करेंगे। इसे कहानी की तरह समझो। भोजन यानी फूड, ये नेचुरल चीज है, इसे देखकर लार आना स्वाभाविक है। इसे कहते हैं यूसीएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। लार यानी भोजन देखकर, ये यूसीआर है यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी यानी बेल, शुरुआत में ये न्यूट्रल है, कुत्ता इसे सुनकर सिर्फ कान खड़े करता है, लार नहीं टपकाता। प्रयोग, पावलोव ने घंटी बजाई यानी सीएस प्लस तुरंत खाना दिया यानी यूसीएस। ऐसा कई बार किया। जादू, अब सिर्फ घंटी बजी यानी सीएस और कुत्ते ने लार टपका दी यानी सीआर, कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। यहां महत्वपूर्ण यह है कि घंटी यानी सीएस को भोजन यानी यूसीएस से थोड़ा पहले, लगभग आधा सेकंड पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इसे डीलेड कंडीशनिंग कहते हैं, जो सबसे प्रभावी होती है। सर, अगर हम घंटी बजाते हैं और खाना ना दे तो कुत्ता समझ जाएगा कि मामला गड़बड़ है, धीरे धीरे लार आना बंद हो जाएगी। इसे विलोपन कहते हैं। लेकिन अगर कुछ दिन बाद अचानक घंटी बजे तो कुत्ता फिर से थोड़ी लार टपका सकता है। इसे स्वतः पुनर्प्राप्ति कहते हैं। अब देखो एग्जाम लेंस यानी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला शब्द है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। यानी अगर कुत्ता हर तरह की घंटी, जैसे साइकिल की घंटी, डोरबेल पर लार टपकाए, जैसे बच्चा हर सफेद कोट वाले को डॉक्टर समझकर डरने लगे। और दूसरा विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन, जब कुत्ता सिर्फ विशिष्ट घंटी पर ही लार टपकाए, दूसरी आवाजों पर नहीं। अब इनका शिक्षक के लिए निहितार्थ समझो। फर्स्ट, अच्छी आदतें जैसे सफाई, समय पालन कंडीशनिंग से डाली जा सकती हैं। सेकंड, विषय का डर हटाने के लिए विलोपन का उपयोग करें। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मुख्य पॉइंट देखो यानी की कॉन्सेप्ट्स। स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूसीएस का मतलब है भोजन, जो बिना सीखे प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी यूसीआर का मतलब है लार, भोजन को देखकर। अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक यानी सीएस का मतलब है घंटी। अनुबंधित अनुक्रिया यानी सीआर का मतलब है लार, घंटी की आवाज पर। हाँ सर, ये शब्द बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब सिद्धांत के नियम देखो। 1. विलोपन यानी एक्सटिंक्शन। यदि घंटी यानी सीएस के बाद भोजन यानी यूसीएस न दिया जाए तो धीरे धीरे लार आना बंद हो जाएगा। 2. स्वतः पुनर्लाभ यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलोपन के बाद कुछ समय विश्राम देकर यदि पुनः घंटी बजाई जाए तो लार फिर से आ सकती है। 3. उद्दीपक सामान्यीकरण यानी स्टिम्युलस जनरलाइजेशन, मिलती जुलती ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देना। 4. उद्दीपक विभेदन यानी स्टिम्युलस डिस्क्रिमिनेशन, केवल मूल घंटी की आवाज को पहचानना। अब इसका शैक्षिक निहितार्थ देखो। 1. आदतों का निर्माण। अच्छी आदतें जैसे सफाई, समय पालन कंडीशनिंग से डाली जा सकती हैं। 2. भय का निवारण। फोबिया को दूर करने के लिए विसंवेदीकरण यानी डिसेंसिटाइजेशन का उपयोग किया जाता है। अब मिलो बीएफ स्किनर से। ये कहते थे पावलाव और थॉर्नडाइक गलत हैं। प्राणी निष्क्रिय पैसिव नहीं होता, वो सक्रिय होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। बीएफ स्किनर ने स्वैच्छिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। इसे आर टाइप यानी रिस्पॉन्स टाइप अनुबंधन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राणी अनुक्रिया पहले करता है और पुनर्बलन बाद में मिलता है। अब स्किनर के प्रयोग पर आते हैं। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए। चूहे द्वारा लिवर दबाने पर भोजन मिलता था। भोजन प्राप्ति ने लिवर दबाने की क्रिया को पुनर्बलित किया। अंतर समझो। एस टाइप यानी पावलाव वाले में उद्दीपक पहले आता है, फिर अनुक्रिया होती है, यानी खाना, लार। आर टाइप यानी स्किनर, अनुक्रिया पहले होती है, फिर फल मिलता है, यानी लिवर दबाया तो खाना मिला।
सर, ये पुनर्बलन और दंड में क्या अंतर है? मैंने गाइड में पढ़ा था कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही दंड है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आरपीएससी का ये फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो। सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रभाव, इससे व्यवहार बढ़ता है। उदाहरण, बच्चा होमवर्क करे तो चॉकलेट दी, रिवॉर्ड। नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रभाव, इससे भी व्यवहार बढ़ता है। उदाहरण, शोरगुल बंद करने के लिए खिड़की बंद करना, या सरदर्द हटाने के लिए गोली खाना। यहां बुरी चीज हटने से आराम मिला, इसलिए व्यवहार बढ़ा। दंड, इससे व्यवहार घटता है। उदाहरण, होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ मारा या फोन छीन लिया। अब सुनो और भी काम की बात। मान सर की ट्रिक। रीइंफोर्समेंट हमेशा व्यवहार को ऊपर यानी इंक्रीज ले जाएगा। पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को नीचे यानी डिक्रीज ले जाएगा। नेगेटिव का मतलब हटाना यानी रिमूव। अगर बुरी चीज हटाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो अच्छा लगेगा, अगर अच्छी चीज हटाई नेगेटिव पनिशमेंट तो बुरा लगेगा। ओहो, तो सीट बेल्ट की बीप बंद करने के लिए सीट बेल्ट लगाना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। बिल्कुल सही, क्योंकि बीप यानी बुरी चीज हट गई और तुम्हारा सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार बढ़ गया। अब देखो पुनर्बलन अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पहले, सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस, प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुरस्कार, नए व्यवहार को सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। सेकंड, आंशिक पुनर्बलन यानी इंटरमिटेंट, कभी कभी पुरस्कार देना, व्यवहार को बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ। थर्ड, निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशो, निश्चित संख्या में क्रिया करने पर, जैसे 5 बार लिवर दबाने पर। फोर्थ, परिवर्तनीय अनुपात यानी वेरिएबल रेशियो, अनिश्चित संख्या पर, जैसे जुआ या लॉटरी। ये सबसे शक्तिशाली अनुसूची है क्योंकि इसमें विलोपन यानी एक्सटिंक्शन सबसे कठिन होता है। नेक्स्ट, निश्चित अंतराल यानी फिक्स्ड इंटरवल, निश्चित समय बाद, जैसे मासिक वेतन। लास्ट, परिवर्तनीय अंतराल यानी वेरिएबल इंटरवल, अनिश्चित समय बाद, जैसे मछली पकड़ना। सर, मुझे लगता है यहाँ से सवाल बनेगा। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं पुनर्बलन के प्रकारों पर यानी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये 3 प्रकार का माना जाता है। फर्स्ट, सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पुरस्कार देना, भोजन, प्रशंसा, जिससे व्यवहार बढ़ता है। सेकंड, नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कष्टदायक उद्दीपक को हटाना, जैसे शोर बंद करना, जिससे व्यवहार बढ़ता है। ध्यान दें, नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है। थर्ड, दंड, व्यवहार को कम करने के लिए कष्टदायक उद्दीपक देना। एक शब्द आता है अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग। स्किनर के सिद्धांत पर आधारित ये विधि शिक्षण को मशीनीकृत करती है। इसमें एक है रेखीय अभिक्रम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, बीएफ स्किनर द्वारा विकसित। सभी छात्र एक ही मार्ग से सीखते हैं, ये बाह्य अनुदेशन है। और दूसरा, शाखीय अभिक्रम यानी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, नॉर्मन क्राउडर द्वारा विकसित। इसमें छात्र की त्रुटियों के आधार पर उपचारात्मक मार्ग यानी रेमीडियल पाथ प्रदान किए जाते हैं। ये आंतरिक अनुदेशन है। जी सर, समझ गई। अब चलते हैं संज्ञानवाद की तरफ। व्यवहारवाद कहता था कि दिमाग का कोई रोल नहीं है, लेकिन संज्ञानवाद कहता है कि सीखना यांत्रिक नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। इसमें सूझ, स्मृति और समस्या समाधान शामिल है। इसमें सबसे पहले गेस्टाल्टवाद यानी इनसाइट लर्निंग को लेते हैं। जर्मनी के कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। उसने छड़ी जोड़कर केला उतारा। उसने ट्रायल एंड एरर नहीं किया, बल्कि अचानक सूझ से समाधान निकाला। मुख्य मंत्र याद रखना, अंश से पूर्ण की ओर नहीं बल्कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी होल टू पार्ट। हम किसी चीज को टुकड़ों में नहीं, समग्रता में यानी टोटैलिटी में देखते हैं। शिक्षा में पहले पूरा पाठ का सार बताओ, फिर डिटेल में जाओ। वाह सर। नेक्स्ट, गैग्ने का अधिगम सोपानिकी यानी गैग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैग्ने ने सीखने के 8 स्तर बताए। ये एक सीढ़ी की तरह है, नीचे से ऊपर जाना है। एग्जाम में क्रम पूछता है। मान सर की ट्रिक याद रखो, एसएससी का वीडी सीआरपीएफ भर्ती हुआ। याद रखो, एसएससी का वीडी सीआरपीएफ। सिग्नल लर्निंग पावलाव वाला, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्किनर या थॉर्नडाइक, चेनिंग, शाब्दिक साहचर्य, डिस्क्रिमिनेशन, लाल और हरे में अंतर करना, कॉन्सेप्ट, फल क्या है समझना, रूल या प्रिंसिपल, नियम या सिद्धांत, व्याकरण के नियम, समस्या समाधान,
यानी सबसे ऊपर का स्तर। तो समस्या समाधान सबसे ऊपर है और संकेत सबसे नीचे। जी हाँ, और पहले 4 व्यवहारात्मक हैं और ऊपर के 4 संज्ञानात्मक हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यवहारवाद की यांत्रिक व्याख्या का विरोध करता है। ये मानसिक प्रक्रियाओं, सूझ और समझ पर बल देता है। अब अगला लेते हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यानी गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टिज्म। ये जर्मनी के कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। सुल्तान ने पिंजरे में रखी छड़ों को जोड़कर या बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर केले प्राप्त किए। ये समाधान प्रयास और त्रुटि से नहीं, बल्कि अचानक सूझ यानी आहा मोमेंट से निकाला। मुख्य मंत्र याद रखना, अंश से पूर्ण की ओर नहीं, बल्कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी होल टू पार्ट। हम किसी चीज को टुकड़ों में नहीं, समग्रता में यानी टोटैलिटी में देखते हैं। शिक्षा में पहले पूरा पाठ का सार बताओ, फिर डिटेल में जाओ। वाह सर। नेक्स्ट, जेरोम ब्रूनर का अन्वेषण अधिगम, यानी ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाते हुए बताया कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। उन्होंने ज्ञान प्रतिनिधित्व की 3 अवस्थाएं बताईं। पहली, क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव मोड, उम्र 0 से 1 वर्ष, गामक क्रियाओं द्वारा सीखना, जैसे साइकिल चलाना, वस्तु को छूना। दूसरी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी आइकॉनिक मोड, उम्र 1 से 6 वर्ष, चित्रों, मानचित्रों और मानसिक प्रतिमाओं द्वारा सीखना। और तीसरी, सांकेतात्मक अवस्था यानी सिंबॉलिक मोड, उम्र 7+ वर्ष, भाषा, गणितीय प्रतीकों और अमूर्त चिंतन द्वारा। एक शब्द याद रखना, सर्पिल पाठ्यचर्या यानी स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर का मत था कि किसी भी विषय को किसी भी उम्र के बच्चे को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, यदि उसे सही तरीके यानी अवस्था के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। एक ही विषय को बार बार उच्च स्तर की जटिलता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। आसुबेल ने रट कर सीखने का विरोध किया और अर्थपूर्ण सीखने पर बल दिया। ये 2 शब्द याद रखो। फर्स्ट, आत्मसातकरण, सबसम्पशन थ्योरी। नया ज्ञान तभी सीखा जाता है जब उसे शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाता है। सेकंड, अग्रिम आयोजक, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। ये वो शिक्षण सामग्री है जो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए पाठ के प्रारंभ में दी जाती है, जैसे प्रस्तावना, सारांश। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थियरी। बंडूरा ने कहा, हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। प्रयोग, बोबो डॉल। बच्चों ने बड़ों को डॉल को मारते देखा तो उन्होंने भी वही किया। इनके चरण, ट्रिक है ARRM। ए यानी अटेंशन, अवधान या ध्यान, मॉडल के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना। आर यानी रिटेंशन, धारण या स्मृति, देखे गए व्यवहार को स्मृति में सुरक्षित रखना। आर यानी रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण, स्मृति को क्रिया में बदलना, अभ्यास। एम यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अगर मॉडल को इनाम मिला तो हम भी करेंगे। व्यवहार को दोहराने के लिए पुनर्बलन, यदि मॉडल को पुरस्कृत होते देखा है तो सीखने की संभावना बढ़ती है। इसे प्रतिनिधिक पुनर्बलन या विकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एग्जाम लेंस, बंडूरा ने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म दिया, पारस्परिक निर्धारणवाद। व्यवहार, पर्यावरण और व्यक्ति तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आता है आधुनिक युग, निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। NCF 2005 इसी पर आधारित है। ये मानते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। सबसे पहले जीन पियाजे, संज्ञानात्मक निर्मितवाद। पियाजे कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। इनको कुछ शब्द याद रखना। फर्स्ट, स्कीमा, ज्ञान के छोटे पैकेट जो दिमाग में होते हैं। सेकंड, अनुकूलन, अडैप्टेशन। इसके 2 हिस्से हैं जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनो। थर्ड, आत्मसातकरण, असिमिलेशन, पुराने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना। जैसे बच्चे ने कुत्ते को देखा, फिर बिल्ली को देखा और उसे भी कुत्ता कहा, क्योंकि दोनों के 4 पैर हैं। उसने नई जानकारी यानी बिल्ली को पुराने स्कीमा में फिट कर लिया। फोर्थ, समायोजन, अकोमोडेशन, पुराने स्कीमा को बदलना। जब माँ ने बताया कि नहीं बेटा, ये म्याऊ करती है, ये बिल्ली है, तो बच्चे ने कुत्ता स्कीमा बदला और नया बिल्ली स्कीमा बनाया। फिफ्थ, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, इन दोनों के बीच संतुलन।
अच्छा, तो जब जानकारी फिट ना हो और बदलना पड़े तो समायोजन, अकोमोडेशन। बिल्कुल सही। चेंज इक्वल्स टू अकोमोडेशन। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक निर्मितवाद। वाइगोत्स्की ने पियाजे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीखना अकेले नहीं, समाज के साथ होता है। ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी वो दायरा जो बच्चा खुद कर सकता है और जो वो मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर। स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, वो अस्थाई मदद जो बड़ा बेटा है, जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना और सीखने पर छोड़ देना। भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। भाषा विकास के लिए बहुत जरूरी है, प्राइवेट स्पीच। अब बात करते हैं जेरोम ब्रूनर की। ब्रूनर ने पियाजे के चरणों की जगह 3 प्रतिनिधित्व विधाएं दी, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। फर्स्ट, एनएक्टिव, सक्रियता विधि, करके सीखना, 0 to 1 वर्ष, जैसे बच्चा खिलौने को हिलाकर समझता है। सेकंड, आइकॉनिक, दृश्य प्रतिमा विधि, चित्रों या इमेज से सीखना, 1 to 6 वर्ष। थर्ड, सिंबॉलिक, संकेत या प्रतीक से सीखना, 7+ वर्ष। फोर्थ, स्पाइरल करिकुलम, सर्पिलाकार पाठ्यचर्चा, किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है, बस तरीका सही हो। एक ही टॉपिक को बार बार और गहराई से पढ़ाना। सर्पिलाकार पाठ्यचर्या अब समझ आई। सर, कई बार ऐसा होता है कि गणित सीखने के बाद फिजिक्स आसान लगती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिगम अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या आदत दूसरी परिस्थिति में सीखने को प्रभावित करती है, तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण के प्रकार देखो अब। सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, पूर्व ज्ञान सहायक होता है, जैसे हिंदी व्याकरण का ज्ञान संस्कृत सीखने में मदद करता है। नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, पूर्व ज्ञान बाधा डालता है, जैसे भारत में ड्राइविंग सीखने के बाद अमेरिका में ड्राइविंग करना, जहां नियम उल्टे हैं। शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, कोई प्रभाव नहीं, जैसे इतिहास का ज्ञान टाइपिंग सीखने में न मदद करता है न बाधा। नेक्स्ट, क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, समान स्तर की स्थितियों में उपयोग। नेक्स्ट, ऊर्ध्व स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, निम्न स्तर के ज्ञान का उच्च स्तर पर उपयोग। उदाहरण, जोड़ बाकी का उपयोग गुणा भाग में। लास्ट, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बाइलैटरल ट्रांसफर, शरीर के एक अंग का कौशल दूसरे अंग में जाना, जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले का बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करना। स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे समरूप तत्वों का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थॉर्नडाइक ने दिया। स्थानांतरण तभी होगा जब दोनों कार्यों में तत्व समान होंगे। दूसरा, सामान्यीकरण का सिद्धांत, जड ने दिया। यदि छात्र मूल सिद्धांत को समझ ले तो वो उसे हर जगह लागू कर सकता है। जी सर, समझ गई। अब आ जाओ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा कारक व्यक्तिगत है और कौन सा वातावरणीय। फर्स्ट, शिक्षार्थी संबंधित, लर्नर रिलेटेड, सबसे महत्वपूर्ण। आयु, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अधिगम का राजमार्ग है। बुद्धि, अभिवृत्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। सेकंड, शिक्षक संबंधित, टीचर रिलेटेड, विषय ज्ञान, शिक्षण शैली, व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञान। थर्ड, विषय वस्तु संबंधित, टास्क रिलेटेड, कठिनाई स्तर, सार्थकता, मीनिंगफुलनेस, लंबाई। फोर्थ, वातावरण संबंधित, एनवायरनमेंट रिलेटेड, कक्षा का माहौल, परिवार, समाज, शोरगुल, प्रकाश व्यवस्था। अगला पॉइंट है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। सिलेबस में मैस्लो और मैक्लीलैंड के सिद्धांतों का उल्लेख है। 1. आंतरिक अभिप्रेरणा, स्वयं की इच्छा, आनंद और जिज्ञासा के लिए सीखना, ये सर्वश्रेष्ठ अधिगम कराती है। 2. बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार, ग्रेड या दंड से बचने के लिए सीखना। 3. उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। डेविड मैक्लीलैंड ने बताया कि उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा NAC सीखने का प्रमुख चालक है। जी सर, गॉट इट। शिक्षक के लिए निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर। बीना, तुम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि एक वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए पढ़ रही हो। इन सिद्धांतों का क्लास में क्या उपयोग है? थॉर्नडाइक से बच्चों को तैयार करो, अभ्यास कराओ। स्किनर से तुरंत फीडबैक और पुनर्बलन दो, प्रोग्राम्ड लर्निंग का यूज करो। पावलाव से स्कूल में अनुशासन और अच्छी आदतें डालो।
गेस्टाल्ट से विषय को समग्र रूप में पढ़ाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा दो। पियाजे वाइगोत्स्की से रटाओ मत, बच्चों को खोजने दो, डिस्कवर। ग्रुप एक्टिविटी करवाओ, स्कैफोल्डिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखो। चलो अब असली परीक्षा की घड़ी। ये पिछले सालों के प्रश्न हैं, देखते हैं मेरी ट्रिक्स काम आई या नहीं। प्रश्न 1, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ए, क्रो एंड क्रो, बी, स्किनर, सी, वुडवर्थ, डी, गेट्स। सामंजस्य मतलब अडैप्टेशन, स्किन अडैप्ट करती है। सर, बी, स्किनर। शाबाश। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम सेकेंडरी लॉ है? ए, प्रभाव का नियम, बी, तत्परता का नियम, सी, अभ्यास का नियम, या डी, आंशिक क्रिया का नियम? ए, बी, सी तो मुख्य नियम है, REE। ट्रिक थी मापा। P फॉर पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया। सर, डी सही है। बहुत बढ़िया। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, व्याख्याता, बी, निर्देशक, सी, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर, या डी, नियंत्रक? NCF 2005 और वाइगोत्स्की। सर, सी, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। प्रश्न 4, एक बालक ने कुत्ते को देखकर बिल्ली को भी कुत्ता कहा। पियाजे के अनुसार ये क्या है? ए, समायोजन, बी, आत्मसात्करण, सी, संगठन, डी, संतुलन? उसने पुराने ज्ञान स्कीमा में ही फिट किया, बदला नहीं। तो ये बी, आत्मसात्करण है, असिमिलेशन। नेक्स्ट, गैग्ने के अधिगम सोपानिकी में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए, संकेत अधिगम, बी, नियम अधिगम, सी, समस्या समाधान, या डी, संप्रत्यय अधिगम? ट्रिक थी SSC, सबसे ऊपर P था, सी, समस्या समाधान। अब तुम तैयार हो, अधिगम का कोई भी प्रश्न तुम्हें नहीं फंसा सकता। देखो, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तुम्हारे टीचर बनने की नींव है। अधिगम निरंतर चलता है, जन्म से मृत्यु तक। थैंक यू सर, अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। वो कौवा HKA और स्किनर की स्किन वाली ट्रिक्स तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बीना की तरह अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स मिलेंगे। इस पूरे लेक्चर की PDF, मेरे हस्तलिखित नोट्स और एक्स्ट्रा ट्रिक्स के लिए अभी ज्वाइन करें मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। याद रखो, रिविजन इज द की टू रिटेंशन, यानी अभ्यास का नियम। अंतिम समय के लिए वन लाइनर्स। व्यवहारवाद का जनक JB वॉटसन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक EL थॉर्नडाइक। RS थ्योरी, स्किनर, रिस्पॉन्स पहले। SR थ्योरी, थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्टिम्युलस पहले। गेस्टाल्ट, समग्रवाद, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, सूझ का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम, बंडूरा, मॉडलिंग या अनुकरण। ZPD या स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की। स्कीमा, पियाजे। अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व, अधिगम की उन्नति या अवनति को ग्राफ पर दिखाना। नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित। अधिगम पठार, प्लेटो, सीखने में रुकावट, थकान या रुचि की कमी से। पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। जय हिंद, जय राजस्थान।